गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का केजीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में प्रीवियस क्लास में हमने मौलिक अधिकार पढ़ना शुरू किया है। फर्स्ट है आगे बढ़ते हैं इसको टॉपिक को लेकर। तो मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। क्लियर? और हमने साथ में लिस्ट किया था कि मौलिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार आते हैं, ये भी हमने चर्चा किया था, ये लिस्ट किया था। ये लिस्ट किया था। आज हम बात करेंगे हमें जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। ये हमने एक मौलिक अधिकार पर पृष्ठभूमि हमने पढ़ी। अब हम और क्या पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार पर, आज उस पर हम पहले उसकी एक लिस्ट कर लेते हैं। पहला तो हम सबसे पहले हम मौलिक अधिकार की संशोधनीयता, मौलिक ये टॉपिक है। इसके बाद मौलिक अधिकार की व्याख्या करेंगे हम। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार की प्रकृति। अमेरिकी मौलिक अधिकार से अंतर, मौलिक अधिकार से तुलना, तुलना पढ़ेंगे मौलिक अधिकार से, अमेरिकी मौलिक अधिकार से। और फिर डीपीएसपी डीपीएसपी से इसकी तुलना करके पढ़ेंगे। इतनी बातें हमें मौलिक अधिकार में फ्रेश पढ़नी है। ठीक है, इसको लिस्ट कर लीजिए आप लोग। इसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, मौलिक अधिकार की संशोधनीयता, ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं।
अब बस शुरू ही किया अभी पढ़ाना। अभी पढ़ाना शुरू ही किया है, अभी कुछ वैसा पढ़ाया नहीं है। हमने इसमें आर्टिकल पढ़ा, मौलिक अधिकार के आर्टिकल पढ़ा, लिस्ट किया मौलिक अधिकार का। आर्टिकल, संविधान में आर्टिकल होता है और एक्ट मतलब कानून होता है। अस्मित ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। पहला, मौलिक अधिकार की संशोधनीयता विषय हम लोग आज पढ़ेंगे। मतलब इसका अर्थ है, जब ये कहा जाता है मौलिक अधिकार की संशोधनीयता, तो इसका अर्थ है क्या मौलिक अधिकार का क्या मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है। क्या मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है। अब संशोधन का मतलब, संशोधन मतलब मौलिक अधिकार हटाना, जोड़ना, बदलना। यानी संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्या उसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, क्या हम उसको हटा सकते हैं, क्या हम उसको जोड़ सकते हैं, क्या उसको हम बदल सकते हैं। तो क्या संशोधन करके मौलिक अधिकार को हटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। इसको समझने के लिए अब हम सबसे पहले आर्टिकल 13 के प्रावधान हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13। एक मिनट आप होल्ड करिए। पहले एक पीडीएफ ऐड कराया था मैंने, पर है नहीं, इसमें नहीं। नहीं है इसमें। एक मिनट होल्ड कीजिए आप लोग, एक मिनट रुकिए। ये नहीं, के बाद मैंने कल ऐड करवाया था।
कल मैंने एक पीडीएफ भेजा था, मैंने कहा था इसी फाइल पे ऐड करना है, इसकी क्लास अभी कल वाला पीडीएफ का है। ठीक है, बताता हूं मैं। एक्चुअली एक पीडीएफ कंटेंट जो मुझे आपको पढ़ाना था उसको तो हमें हम जो पढ़ रहे हैं, क्या मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है, हम ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। क्या मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है? हो सकता है, इस पर संविधान में प्रावधान है, इस पर हमारे संविधान में प्रावधान है। और अनुच्छेद 13 में आर्टिकल 13 में अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि विधि बनाकर मौलिक अधिकार छीना या कम किया नहीं जा सकता। छीना या कम किया नहीं जा सकता। यहां पर विधि का मतलब है, विधि का मतलब साधारण विधि है, साधारण कानून। विधि मतलब साधारण कानून। यहां विधि का मतलब संविधान संशोधन नहीं है। यहां विधि मतलब विधि संविधान संशोधन नहीं है। यहां विधि का अर्थ संविधान में संशोधन करना नहीं। 2 मिनट के लिए, ठीक है। 2 मिनट आप लोग दीजिए, एक पीडीएफ लगना है, इस पर पीडीएफ लगना है। 2 मिनट का आप लोग ब्रेक दीजिए। 2 मिनट में पीडीएफ लग के फिर मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करें फिर से, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं अभी, क्या मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है।
मौलिक अधिकार का संशोधन करना साधारण विधि बनाकर मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता। संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार को बदला जा सकता है। तो यहां जो विधि शब्द है, ये विधि शब्द आर्टिकल 13 में जो विधि शब्द है वो साधारण कानून के लिए आया है। इसके अलावा साधारण कानून के अलावा विधि में अध्यादेश भी आता है, अध्यादेश भी आता है, आदेश भी आता है, कोई और आदेश भी आता है, अधिसूचना आती है, नोटिस, ठीक है, या रीति आती है। इसको समझने के लिए हमें एक बार आर्टिकल 13 को देखना चाहिए। हम आर्टिकल 13 देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार स्टेबल नहीं है, सही, अभी पढ़िए, पढ़ने के पहले क्वेश्चन पूछने का कोई बहुत मतलब नहीं है। भाई पढ़ते जाइए, अपने आप प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा। आर्टिकल 13 में लिखा है, ये आर्टिकल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आर्टिकल 13 को तो इसमें लिखा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, तो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंध से असंगत हैं। मैं जो अभी बोल रहा हूं, यहां मैंने अंडरलाइन किया, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। आर्टिकल 13 में कहा गया कि संविधान के पहले कोई कानून ऐसा था, लागू था, संविधान से मौलिक अधिकार मिला, तो संविधान के पहले ऐसा कोई कानून जो मौलिक अधिकार छीनता है या उसको न्यून करता है, कम करता है, तो ऐसा कानून शून्य होगा। शून्य होगा मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा, अभी पीडीएफ बता रहा हूं, पीडीएफ का प्रयोग कर रहे हैं। संविधान के मूल उपबंध को, प्रावधान को दिखाने के लिए पीडीएफ का प्रयोग किया गया है, पीडीएफ से नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब यहां जो पहली बात लिखी गई आर्टिकल 13 में, वो ये लिखी गई, यहां पर आर्टिकल 13 में पहली बात लिखी गई, अनुच्छेद 13 में पहली बात लिखी गई, 13 में पहली बात लिखी गई कि संविधान के पहले की कोई विधि मतलब कोई कानून यदि मौलिक अधिकार का हनन करती है या न्यून करती है। न्यून करती है मतलब कम करती है, मौलिक अधिकार को कम करती है। न्यून करना मतलब कम करना। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आपको लिखना है, ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आपको लिखना है। संविधान के पहले की कोई विधि या कानून यदि मौलिक अधिकार का हनन करती है या न्यून करती है तो वह विधि शून्य होगी, तो वह विधि शून्य होगी। शून्य होगी मतलब अप्रभावी होगी, वो प्रभाव में नहीं रहेगी। मतलब जो मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं कानून, संविधान के पहले हैं,
पहले से बने हुए, वो अप्रभावी होंगे, पहली बात। दूसरी बात लिखा गया कि राज्य मौलिक अधिकार का हनन करने वाला या न्यून करने वाला, मौलिक अधिकार को कम करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगा, कोई कानून नहीं बनाएगा। राज्य मौलिक अधिकार का हनन करने वाला या मौलिक अधिकार को कम करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगा। ठीक है, यही बात देखिए आर्टिकल 13 में 1 में लिखी है ये बात, संविधान के पहले के कानून, और 2 में लिखी है ये बात, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है, कम करती है। और अगर इसके उल्लंघन में कोई विधि बनाई गई तो वो उस मात्रा तक शून्य होगी। मतलब ये जो मैंने लिखा अभी, राज्य मौलिक अधिकार का हनन करने वाला या इसको छीनने वाला कोई कानून या न्यून करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगा। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा। ठीक है, और यदि राज्य ऐसा कानून बनाता है, आर्टिकल 13 में लिखा है कि इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। ठीक है, तो यहां इस आर्टिकल में हमने पढ़ा राज्य मौलिक अधिकार का हनन करने वाला या उसको न्यून करने वाला, उसको कम करने वाला कोई कानून नहीं बनाएगा। और यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाता है तो कानून का वो प्रावधान, वो बातें जो मौलिक अधिकार का हनन कर रही हैं या उसको न्यून कर रही हैं, वो शून्य हो जाए, उसका प्रभाव खत्म हो जाए। यानी ऐसे कानून जो राज्य के द्वारा बनाए गए मौलिक अधिकार का छीन रहे हैं, ऐसे कानून असंवैधानिक हैं। यानी विधि असंवैधानिक है यदि वो मौलिक अधिकार का हनन करती है। विधि असंवैधानिक है यदि वह मौलिक अधिकार का हनन करती है। कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है तो वो असंवैधानिक है। अब यहां वर्ड लिखा है राज्य। राज्य का मतलब यहां पर केंद्र भी होता है। केंद्र, राज्य का मतलब केंद्र, राज्य का मतलब राज्य, राज्य का मतलब पंचायत या स्थानीय सरकार। राज्य में कुछ भी आ सकता है, कोई भी कानून बनाए। केंद्र सरकार की तरफ केंद्र की संसद बनाए, राज्य का विधानमंडल बनाए या पंचायत बनाए, कोई भी बनाए, वो राज्य के अंतर्गत आता है। राज्य को परिभाषित किया गया, राज्य शब्द को परिभाषित आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया। ठीक है, तो मैं जो पढ़ा रहा हूं ये लक्ष्मीकांत नहीं है, ये संविधान का कानून है। ये संविधान में जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसको मैंने संदर्भ के लिए, आपको समझाने के लिए इसका प्रयोग किया है। केवल समझाने के लिए। आर्टिकल जैसे संविधान में लिखा हुआ है वो एज इट इज है, लक्ष्मीकांत नहीं है। मैं लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं पढ़ा रहा हूं आपको।
तो यहां पर दो दो बातें। पहली बात क्या, संविधान के पहले कोई कानून यदि बना हुआ है वो मौलिक अधिकार छीनता है, मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो वो कानून शून्य है, मतलब अप्रभावी है, असंवैधानिक है। और अब राज्य मतलब केंद्र राज्य सरकार या पंचायत, कोई भी, राज्य का मतलब कोई भी सरकार, यदि मौलिक अधिकार हनन करने वाला यानी छीनने वाला या उसको न्यून करने वाला कोई कानून बनाएगा तो वो कानून भी शून्य होगा, असंवैधानिक होगा। मतलब विधि बनाकर मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता। अब इसी में दिया है विधि का अर्थ क्या है। इस अनुच्छेद में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित ना हो, विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा आते हैं। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने यदि 2026 का प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा है, 26 का क्वेश्चन देखा है, तो 26 में क्वेश्चन पूछा गया है आर्टिकल 13 से। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक्स और वाई दो लोग हैं जो किसी सभा में जाते हैं और एक्स अनुच्छेद 13 के बारे में बोल रहा है। अनुच्छेद एक्स क्वेश्चन में लिखा गया कि अनुच्छेद एक्स के बारे में, अनुच्छेद 13 के बारे में एक्स कहता है कि विधि के अंतर्गत अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना आते हैं। इतना एक्स कह रहा है, इतनी बात। ये क्वेश्चन है यूपीएससी में 2026 में पूछा गया है। फिर वाई कहता है, वाई अनुच्छेद 13 की व्याख्या करता है। तो वाई कहता है कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है उसमें रूढ़ी और प्रथा भी आते हैं, मतलब कस्टम, ट्रेडिशन भी आता है, परंपरा भी आती है, रूढ़ी और प्रथा भी आते हैं। अब क्वेश्चन है, अब उसमें क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स सही है, एक्स और वाई दोनों सही है, वाई सही है, वाई के विचार सही हैं, एक्स के विचार गलत हैं, क्या सही उत्तर हो? उसमें रूढ़ी और प्रथा मतलब आर्टिकल 13 के बारे में क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी में पूछा गया था ये। और क्वेश्चन क्या था, एक्स ने अनुच्छेद 13 में विधि का अर्थ क्या है उसके बारे में, वो अनुच्छेद 13 के बारे में एक्स बोल रहा है। और फिर वाई कह रहा है रूढ़ी और प्रथा भी इसमें आते हैं। तो इसका उत्तर होगा वाई सही है, क्योंकि एक्स ने वाई के इस विचार को नकारा है। उस प्रश्न में पूछेंगे तो उसमें एक्स ने वाई के विचार को नकारा है, ऐसे प्रश्न पूछे। दोनों सही नहीं है, एक्स और वाई दोनों सही ऐसा नहीं, वो गलत आंसर है। क्योंकि वाई ने जब कहा कि रूढ़ी और प्रथा भी अनुच्छेद 13 की विधि के अनुरूप आते हैं तो एक्स ने आपत्ति जताई, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्स ने आपत्ति जताई ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए वहां एक्स सही नहीं होगा, वाई सही होगा। क्योंकि वाई कह रहा है रूढ़ी और प्रथा भी आते हैं, मतलब वो इनको भी मानता है और रूढ़ी और प्रथा को भी मानता है। एक्स इनको मानता है, जब इसकी बात आती है दोनों की तो वो आपत्ति जताता है। तो उसमें आंसर होगा वाई, आंसर होगा वाई। अब यूपीएससी भी आंसर कई बार गलत दे देती है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें जो सही उत्तर है वो निकालना है। तो यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें उत्तर होगा वाई। अब यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 13, इसलिए अब आर्टिकल हम कैसे पढ़ेंगे भैया, उसमें संविधान की मूल प्रति में, संविधान की प्रति में क्या लिखा है, जहां पे आर्टिकल लिखा हुआ है। लक्ष्मीकांत की किताब क्या है, संविधान में जो लिखा गया है उसके बारे में लक्ष्मीकांत अपनी भाषा में लिख रहे हैं। लक्ष्मीकांत क्या है, एक संविधान की पुस्तक है, उसके बारे में लक्ष्मीकांत अपनी भाषा में लिख रहे हैं।
लेकिन संविधान की जो पुस्तक है जिसमें आर्टिकल वाइज लिखा हुआ है वो सही है। वो थोड़ा डिफिकल्ट भाषा में है लेकिन वो सही है, ओरिजिनल वही है। रूढ़ी मतलब जो आपकी परंपरा है तो रूढ़ी कहते हैं, कस्टम। और प्रथा यूसेज, परंपरा, प्रथा, कस्टम, यूसेज। तो क्यों पढ़ा रहा हूं आर्टिकल्स को एज इट इज, जो जो संविधान की पुस्तक है उसकी आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में क्यों संदर्भ ले रहे हैं, ताकि हम इसको समझ सकें। इसको समझ सकें। तो इसको कहते हैं बेयर एक्ट, जिसमें केवल कानून संविधान लिखा हुआ है, उसको बेयर एक्ट कहते हैं। BARE को कहते हैं बेयर एक्ट। बेयर एक्ट, इसमें केवल संविधान के आर्टिकल हो तो बेयर एक्ट कहते हैं। और आपके पास वो बेयर एक्ट होना चाहिए। PM बख्शी का खरीद सकते हैं, सुभाष कश्यप का खरीद सकते हैं। और M लक्ष्मीकांत अगर आपको पढ़ना है तो M लक्ष्मीकांत की पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें ऐसे संविधान नहीं लिखा गया, अपनी भाषा में संविधान को लिखा गया है, उनकी भाषा में संविधान को लिखा। ठीक है। तो ये UPSC के क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कैसे पूछा गया। लेकिन अब इसमें ये जो प्रश्न है, इसमें चर्चा का विषय, विधि के बारे में चर्चा का विषय, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर चर्चा हुई। यहां पर यह कहा जा रहा है कि विधि बनाकर मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है विधि बनाकर मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। एक केस है, उसको कहते हैं गोलकनाथ। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये केस है 1967 का। 1967 का। ये जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, उसको आपको लिखना है। जो भी बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं उसको आपको लिखना है। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने, SC, जब हम SC लिखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में SC। शेड्यूल कास्ट के लिए भी SC प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर हम SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपना जजमेंट दिया इसमें, गोलकनाथ केस में, कि विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन भी आता है। संविधान संशोधन भी आता है। विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन भी आता है। गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। जब केस की हम बात करते हैं, मतलब कोई दो पार्टी कोर्ट में जाती है, दो पार्टी का पक्ष है, एक पार्टी का, दूसरा पार्टी का, दोनों का केस जब कोर्ट में चलता है तो ये बनाम ये, X बनाम Y। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ लड़ रहे हैं केस पंजाब राज्य से, ऐसे लिखा जाएगा जब भी हम केस लिखेंगे तो। वर्सेस, अंग्रेजी में वर्सेस। अभी बताएंगे शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह केस को भी। शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह, गोपालन व्यू, ये सब बातें करेंगे। अभी मैं गोलकनाथ से आर्टिकल 13 के बारे में
बात कर रहा हूं केवल, जिनको पता बहुत अच्छी बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 13 में ये जो विधि शब्द है, ये जो विधि शब्द है, यहां पर देखिए विधि का अर्थ यहां पर दिया गया है। इसमें क्या यहां पर कहीं भी संविधान संशोधन लिखा हुआ है? अध्यादेश है, आदेश है, उपविधि है, नियम है, विनियम है, अधिसूचना है, रूढ़ि है, प्रथा है, क्या कहीं पर संविधान संशोधन लिखा हुआ है? कहीं भी संविधान संशोधन नहीं लिखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में जजमेंट दिया और बोला कि विधि का मतलब जो अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द है, इसका अर्थ संविधान संशोधन भी है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विधि का मतलब संविधान संशोधन भी है, आर्टिकल 13 में विधि का मतलब संविधान संशोधन भी है, इसका मतलब यह हुआ, आर्टिकल 13 में कहा गया विधि बनाकर मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। विधि बनाकर मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। यदि संविधान संशोधन भी विधि है तो इसका मतलब हुआ कि संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। यानी गोलकनाथ ने इस आधार पर, गोलकनाथ जजमेंट में कोर्ट ने इस आधार पर कह दिया कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता। मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां जो विधि शब्द है, यहां जो विधि शब्द है, विधि शब्द का मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए संविधान का संशोधन भी है। और यहां कहा गया कि विधि बनाकर मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता। तो इस आधार पर गोलकनाथ में कह दिया गया, आर्टिकल 13 की व्याख्या करते हुए गोलकनाथ में कह दिया गया कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता। ये कह दिया गया गोलकनाथ के केस में कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 13। अब क्या सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ के पहले मौलिक अधिकार के संशोधन के बारे में सोचती थी, कहती थी कि मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है? तो इसके पूर्व, गोलकनाथ के पूर्व सुप्रीम कोर्ट का मत अलग था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 के बारे में ऐसी व्याख्या कभी नहीं किया था, लेकिन गोलकनाथ के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स दिए। तो एससी का पहले का जजमेंट, पहले के निर्णय, एससी के, सुप्रीम कोर्ट के पहले के जजमेंट, एक जजमेंट सबसे पहले गोपालन व्यू, ये 1951 में आया। गोपालन व्यू, यहां सुप्रीम कोर्ट मानती थी, एससी का मानना था संविधान के संशोधन पर कोई प्रतिबंध नहीं, संविधान के संशोधन पर कोई प्रतिबंध नहीं। प्रतिबंध नहीं। फिर उसके बाद दो निर्णय आए, एक आया सज्जन सिंह
केस यानी मामला, दूसरा शंकरी प्रसाद, ये लगभग आसपास के जजमेंट है। सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद। सज्जन सिंह केस है 1962 और शंकरी प्रसाद केस पहले का है, 57 के लगभग का है, 1957 का केस है ये दो केस आए, ये दो केस आए। इसमें सुप्रीम कोर्ट का मत था, इसमें सुप्रीम कोर्ट का मत था कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है, मौलिक अधिकार संशोधनीय है, उसका संशोधन हो सकता है, ये मानती थी। गोपालन मामले में गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के विचार को पलट दिया। अपने पहले के विचार को, पहले सुप्रीम कोर्ट कह रही है संविधान के किसी भी भाग का संशोधन हो सकता है, बाद में सुप्रीम कोर्ट कह रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट कह रही है मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है। गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? तो उसने आर्टिकल 13 की व्याख्या करके बताया कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ संविधान का संशोधन भी है। तो गोलकनाथ में सरकार पर प्रतिबंध लग गया, गोलकनाथ मामले में सरकार पर प्रतिबंध लग गया कि संविधान का संशोधन करके भी मौलिक अधिकार को सरकार नहीं बदल सकती। ठीक है, तब इस गोलकनाथ के इस निर्णय को बदलने के लिए, गोलकनाथ के इस निर्णय को बदलने के लिए संविधान में एक संशोधन किया गया, उसको कहते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। गोलकनाथ निर्णय को पलटने के लिए, ये क्यों आया? गोलकनाथ निर्णय को पलटने के लिए, गोलकनाथ निर्णय को पलटने के लिए एक संशोधन। जो मैं लिख रहा हूं उसको एज इट इज लिखना है, जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखना ना भूलें और आपसी डिस्कशन बंद कर दें। ठीक है, कभी कभी ईयर में कभी कभी कंफ्यूजन या डेट ईयर में कभी कभी उलट पलट रहता है, उसको आप अपने तरीके से शुद्ध कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने ये लिखा ये गलत है ये सही होगा, उसको कर सकते हैं, ईयर में करेक्शन किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। बाकी आप जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, तर्क को पढ़िए। तो 24वां संशोधन आया 1971 में गोलकनाथ निर्णय को पलटने के लिए। इसमें क्या कहा गया? ये संविधान का संशोधन किया गया संसद के द्वारा, संसद ने संविधान का संशोधन किया और संशोधन करके पहली बात इसमें क्या कही, पहली बात उसने क्या कही, तो इसने आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में एक भाग 4 जोड़ दिया। इससे आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि 13 आर्टिकल में जो भी बात लिखी गई है वह 368 अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया पर लागू नहीं होगा। मतलब 368 अनुच्छेद में लिखा गया है संविधान का संशोधन। 368 अनुच्छेद में क्या लिखा गया है? संविधान का संशोधन। तो
कोर्ट कह रहा है गोलकनाथ में कि संविधान का संशोधन करके मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता, या मौलिक अधिकारों का संवैधानिक संशोधन नहीं हो सकता। लेकिन संसद कह रही है, अब संसद ने संशोधन किया, कह रही है मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है। आर्टिकल 13 में जो विधि वगैरह बात की जा रही है वो 368 के बारे में नहीं कह रहा है, ये बात कह रहा है 368 के बारे में नहीं कह रहा है। 368 ये पार्ट 4 देखिए 4 ये जोड़ा गया, इससे 4 जोड़ा गया। क्या कहा गया इसमें? इस अनुच्छेद की कोई बात, मतलब आर्टिकल 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। तो अनुच्छेद 13 में विधि का मतलब संविधान का संशोधन नहीं है, इसलिए इन्होंने इसको स्पष्ट कर दिया, जोड़कर स्पष्ट कर दिया। आर्टिकल 13 में 4 जोड़ा गया। ये जो 4 यहां दिख रहा है ये 24वें संशोधन से आया, 24th CAA 24वें संविधान संशोधन से आया। उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 का अर्थ क्या है? संविधान संशोधन। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 368 से होता है। तो संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन पर यह लागू नहीं होगी। मतलब ये क्या है? ये प्रतिबंध है। आर्टिकल 13 क्या है? प्रतिबंध है। कानून बनाकर मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता, यह प्रतिबंध है। तो 24 में कहा गया 24वें संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, इसका मतलब है CAA का मतलब है संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये संविधान का संशोधन है, ये संशोधन नंबर है, संशोधन नंबर 24वां संशोधन। तो इस संशोधन से 13(4) जोड़ा गया। और क्या कहा गया? संविधान का संशोधन करके मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। छीना जा सकता है। ठीक है। तो गोलकनाथ के बाद आया 24वां संशोधन अधिनियम। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद, ये जो संशोधन हुआ 24वां, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी। ठीक इसके बाद 2 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती का जजमेंट दिया। इसके ठीक बाद 2 वर्ष के उपरांत सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती जजमेंट दिया। इसमें बनाम भी लिख लीजिए, बनाम केरल राज्य। सबसे इंपॉर्टेंट, संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ये सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या निर्णय इसमें दिए गए केशवानंद भारती में, उसके सभी बिंदु मैं लिखता हूं, अभी लिखता हूं, फिर रिपीट करूंगा आपको, फिर बताऊंगा इसको एक बार और फिर से बताऊंगा। पहले आप इसको समझ लीजिए। 24वें संशोधन के बाद देखिए, पहले गोपालन शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह, उसके बाद गोलकनाथ,
पहले पहले कोर्ट कह रहा है कुछ भी संशोधन करो, मौलिक अधिकार संशोधन करो। फिर कोर्ट कह रहा है नहीं, मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता। फिर संसद कह रही है मौलिक अधिकार का संशोधन हम कर सकते हैं। फिर कोर्ट फिर कह रही है, अब कोर्ट यहां पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में फिर से कह रही है। तो यहां जो कोर्ट कह रही है, इस अपने निर्णय में यहां जो कोर्ट बात कर रही है वो क्या कर रही है, वो कह रही है, पहली बात कह रही है 24वां संशोधन अधिनियम 1971 वैलिड है, मान्य है, माना जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। दूसरी बात, गोलकनाथ विचार को, गोलकनाथ निर्णय को पलट देती है। निर्णय को पलट देती है। गोलकनाथ के निर्णय को पलट देती है। गोलकनाथ में क्या कहा गया, आर्टिकल 13(2) में विधि का अर्थ, गोलकनाथ ने कहा आर्टिकल 13(2) में विधि का अर्थ, आर्टिकल 13(2) में विधि का अर्थ संविधान संशोधन भी है, ये गोलकनाथ में कहा। यहां कोर्ट कह रही है 13(2) में विधि का अर्थ संविधान संशोधन नहीं, संविधान संशोधन नहीं। मतलब जो 13(2) में विधि शब्द है, विधि बनाकर आप मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। तो क्या विधि का मतलब जो साधारण विधि संसद बनाती है वो है, या उसमें संविधान का संशोधन भी आता है? गोलकनाथ में कहा गया संविधान का संशोधन भी आता है, मतलब संशोधन संविधान में करके आप मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते, गोलकनाथ में कहा। यहां कोर्ट कह रही है, गोलकनाथ निर्णय को पलट देती, कहती है 13(2) में जो विधि है, विधि शब्द है, इसका अर्थ संविधान संशोधन नहीं है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार छीना जा सकता है, यानी मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है। मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ी। उसने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है, एक बात को छोड़कर, जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को छोड़कर किसी भी, मूल ढांचे को छोड़कर किसी भी भाग का संशोधन संसद कर सकती। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, ढांचा सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन मूल ढांचा सिद्धांत दिया। मूल ढांचा क्या है, तो संविधान की वो बात जो बिल्कुल ही संविधान के लिए मौलिक है, उसे यदि संविधान से निकाल दिया जाए तो संविधान अपना मर्म खो देगा, संविधान की पहचान चली जाएगी।
अभी बताऊंगा, अभी जिसको समझ में नहीं आ रहा इतना गहराई से पढ़ना पड़ेगा, अभी कंक्लूड करूंगा तो और समझ में आएगा। मूल ढांचा का मतलब क्या है? मूल ढांचा वो संविधान के लिए मौलिक है, इसके बगैर संविधान का कोई महत्व तो नहीं है, या संविधान इसके बगैर जीवांत नहीं है, जीवित नहीं रह सकता। चाहिए ही, जैसे मकान को खड़ा करने के लिए पिलर होता है, पिलर पे मकान खड़ा होता है, पिलर ही निकाल देंगे तो मकान गिर जाएगा। मूल ढांचा किसी अनुच्छेद में नहीं लिखा हुआ है। तो मूल ढांचा क्या है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसका। जैसे संविधान में शब्द लिखा गया पंथ निरपेक्ष। हमारे देश में सदियों से अलग अलग पंथ के रहने वाले लोग, अलग अलग संप्रदाय के रहने वाले लोग, संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते आए हैं भारत में। अब यदि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, फॉर एग्जाम्पल, सेकुलरिज्म को खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने जजमेंट में कि सेकुलर शब्द मूल ढांचा है, पंथ निरपेक्ष शब्द मूल ढांचा है। भारत से पंथ निरपेक्षता को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि यहां की जनता लंबे समय से अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म को मानने वाली है। तो सेकुलर शब्द नहीं बदल सकते। वैसे ही प्रजातंत्र, लोकतंत्रात्मक मतलब प्रजातंत्र, भारत में प्रजातंत्र को खत्म नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर, प्रजातंत्र एक बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रजातंत्र को खत्म नहीं किया जा सकता। तो लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्र बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब प्रजातंत्र खत्म करके हम राजा का शासन स्थापित कर दें संविधान के अनुसार। वैसे ही अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार कहते हैं, मौलिक अधिकार का संवैधानिक उपचार कहते हैं। उसको हटा देने से मौलिक अधिकार का महत्व ही खत्म हो जाएगा। अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो ऐसी कुछ बातें संविधान में है जो मौलिक है, संविधान के लिए मूल बात है, जैसे सेकुलर पंथ निरपेक्ष, फेडरलिज्म परिसंघवाद, केंद्र और राज्य दो स्तर की सरकार, संसदीय प्रणाली, प्रजातंत्र, संवैधानिक उपचार, ऐसे कई शब्द सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। कहा है कि ये मौलिक ढांचा है। आप प्रजातंत्र, संविधान का संशोधन करके भारत को प्रजातंत्र की जगह आप राजतंत्र नहीं बना सकते। तो ये ऐसे कई लिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट ने की, सब याद रखना संभव नहीं है। तो कुछ बातें उसने केशवानंद भारती में कहा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। कुछ बातें उसने मिनर्वा मिल केस में कहा। कुछ बातें बहुत बाद में 1994 में जब वो सुन रही है एसआर बोमई का मामला, तब भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर वो है, मूल ढांचा वो है जिसको निकाल देने से संविधान का मूल मंत्र गायब हो जाएगा, संविधान की मूल बात गायब हो जाएगी। तो केशवानंद भारती, अब कोई पूछता है सर केशवानंद भारती का केस का बैकग्राउंड जान के क्या करेंगे? एक मठाधीश थे केरल के, उनके मठ की संपत्ति को सरकार ने जब्त कर लिया। अब वो कोर्ट में पहुंचे कि हमें संपत्ति का अधिकार है, हमें दिया जाए। उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कोर्ट जजमेंट में क्या कहता है, उससे ज्यादा जानना, कहानी जानने की आवश्यकता नहीं। तो केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा सिद्धांत दिया, और क्या कहा? मूल ढांचा सिद्धांत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान के किसी भी भाग का संशोधन हो सकता है मूल ढांचे को छोड़कर।
मूल ढांचे को छोड़कर, सॉरी, मूल ढांचा को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग का संशोधन किया जा सकता है। मूल ढांचा को छोड़कर मतलब ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे का संशोधन नहीं कर सकते। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक तौर पे कहा कि संसद कुछ भी संशोधन करे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो मूल ढांचे का संशोधन ना करे। अब मूल ढांचा क्या है तो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इसके बारे में बताया है। तो मूल ढांचा संविधान में लिखा नहीं गया, संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धांत दिया मूल ढांचा का। और ये इस जजमेंट में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जजमेंट में गोलकनाथ निर्णय को पलट दिया। अब कैसे सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को पलटेगी? तो ये गोलकनाथ जजमेंट में जज की जो संख्या थी कम थी, 7 जज बेंच थे। केशवानंद भारती में 13 जज बेंच, उस समय की फुल बेंच, उस समय की सबसे बड़ी बेंच, सबसे बड़ी पीठ थी वो, संवैधानिक पीठ थी वो, जजों की सबसे बड़ी। तो ये 13 जज बेंच, 13 जज का बेंच था ये, मतलब 13 जज उसमें बैठे हुए थे इस निर्णय को सुनने के लिए, फुल बेंच था। तो गोलकनाथ ने कहा कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता। 7 लोगों ने कहा, 13 जजों ने कहा केशवानंद भारती में कि मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है, बड़ी जज बेंच थी। तो सुप्रीम कोर्ट की छोटी बेंच, मतलब 2 या 3 जज बैठे हैं, उसके निर्णय को 5 जज पलट सकते। 5 ने निर्णय दिया तो उसके निर्णय को 7 लोग बदल सकते हैं, 7 को 13 बदल सकते हैं। तो गोलकनाथ जज बेंच छोटी थी, केशवानंद भारती जज बेंच बड़ी थी। मूल ढांचा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो संविधान की मौलिक बात है, मूल ढांचा है। मौलिक बात आप परिवर्तित नहीं कर सकते, बाकी आप कुछ भी बदलना चाहते हैं बदल लीजिए। तो अभी सबसे पहले गोपालन, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह ये मामले आए। इन मामलों में यह कहा गया कि मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है। फिर गोलकनाथ मामला आया, उसमें कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता क्योंकि विधि शब्द संविधान संशोधन एक ही है। और तब संसद ने एक संशोधन किया, 24वां संशोधन, और गोलकनाथ के डिसीजन को बदल दिया और कहा कि संविधान के मौलिक अधिकार का संशोधन किया जा सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट फिर बैठी केशवानंद भारती में और उसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया, मूल ढांचा सिद्धांत दिया। यहां पर उन्होंने गोलकनाथ के अपने ही निर्णय को बदल दिया, अपने ही निर्णय को बदल दिया और कहा कि मौलिक अधिकार का संशोधन कर सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के संशोधनीयता तक जो केस सुप्रीम कोर्ट ने केस अपने मामले में निर्णय दिए, संसद ने उस पर संशोधन किया, फिर कोर्ट ने फैसला दिया। अभी वर्तमान स्थिति क्या है?
वर्तमान की स्थिति क्या है? अगर ये प्रश्न उठता है क्या मौलिक अधिकार का संशोधन किया जाना संभव है, अगर ये प्रश्न उठता है, ये जो हम पढ़ रहे थे अभी, क्या मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है, तो इसका अभी उत्तर निकलेगा साधारण विधि बनाकर, साधारण विधि बनाकर नंबर 1 बनाकर मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता, मौलिक अधिकार छीना नहीं जा सकता। संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार छीना जा सकता है, मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। परंतु 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 यदि मौलिक अधिकार में कुछ मूल ढांचा है या उपलब्ध है, लिखिए मूल ढांचा उपलब्ध है तो उसका संशोधन नहीं हो सकता। जैसे आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32, और देखिए बाद में 44वें संशोधन के द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया गया, 44वें संशोधन के द्वारा मूल अधिकार बदला गया। मूल अधिकार बदल के संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार था पहले, उसको निकालकर फिर संविधान के दूसरे स्थान पर लिख दिया गया। ठीक है, तो अभी क्या स्थिति है, क्या मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है? सबसे पहले आप इसमें क्या बात लिखेंगे? सबसे पहले आप इसमें आर्टिकल 13 से जुड़ी बातें, सबसे पहले आप इसमें अनुच्छेद 13 से जुड़ी बातें लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले 13 से जुड़ी बातें लिखेंगे। क्या है आर्टिकल 13? अनुच्छेद 13 क्या है? तो अनुच्छेद 13 कहता है, इसको शॉर्ट में मैं लिखा रहा हूं, इसको लिख लीजिए। अनुच्छेद 13 के बारे में पहले लिखिए। लिखिए, पहला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं अपने भाषा में लिखा रहा हूं। देखिए, अनुच्छेद 13 के अनुसार, अनुच्छेद 13 के अनुसार
संविधान के पहले बनी हुई कोई भी विधि संविधान के पहले बनी हुई कोई भी विधि कोई भी पहले बनी हुई कोई भी विधि यदि मौलिक अधिकार छीनती है, यदि मौलिक अधिकार छीनती है या उसे न्यून करती है, तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सीमा तक, तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सीमा तक तो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की सीमा तक वह विधि शून्य अथवा असंवैधानिक मानी जाएगी, शून्य अथवा असंवैधानिक मानी जाएगी। शून्य अथवा असंवैधानिक मानी जाएगी। दूसरा पॉइंट लिखिए आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में दूसरा पॉइंट, राज्य ऐसा कानून पारित नहीं कर सकता, राज्य ऐसा कानून पारित नहीं कर सकता ऐसा कानून पारित नहीं कर सकता जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार को छीने या उसे न्यून करे, न्यून करना मतलब कम करना, छोटा करना, छीने या उसे न्यून करे, यदि राज्य द्वारा ऐसा कानून बनाया जाए, यदि राज्य द्वारा ऐसा कानून बनाया जाए तो मौलिक अधिकार के हनन की सीमा तक मौलिक अधिकार के हनन की सीमा तक वह कानून शून्य होगा, या असंवैधानिक होगा, शून्य होगा या असंवैधानिक होगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द अनुच्छेद 13 में विधि शब्द अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम,
अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, विनियम, अधिसूचना, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ी या प्रथा, रूढ़ी या प्रथा सभी को समाहित करता है, सभी को समाहित करता है। रूढ़ी या प्रथा सभी को समाहित करता है। उपविधि बाई लॉज को कहते हैं, बाद में पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। सभी को समाहित करता है। अब नीचे एक नोट बनाकर आपको ब्रैकेट के अंदर नोट बनाकर लिखना है, संविधान का संशोधन, संविधान का संशोधन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 की व्याख्या में, संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 की व्याख्या में विधि नहीं है। संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 की व्याख्या में विधि नहीं है। पॉइंट नंबर 4 लिखिए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। अनुच्छेद 13(4) 13(4), अनुच्छेद 13(4) 13(4) 13(4) ब्रैकेट में 4, अनुच्छेद 13(4) के अनुसार, अनुच्छेद 13(4) के अनुसार अनुच्छेद 13(4) के अनुसार अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में लिखी हुई, अनुच्छेद 368 में लिखी हुई संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में लिखी गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 13 के दायरे में नहीं आती। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 13 के दायरे में नहीं आती। ठीक है, ये आर्टिकल 13 हमने आपको लिखाया, अभी लिखाया। अब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे विभिन्न संविधान के निर्णयों में, संविधान के विभिन्न निर्णयों, कोर्ट के विभिन्न निर्णयों में और संविधान के संशोधन में कैसे संशोधनीयता पर चर्चाएं हुई। तो संशोधनीयता का विवाद, अब नीचे आपको हेडिंग देना है संशोधनीयता का विवाद। क्या लिखना है आपको? संशोधनीयता का विवाद। क्या हेडिंग होगा? संशोधनीयता का विवाद। लिखिए,
इसमें पॉइंट नंबर 1 लास्ट पॉइंट का मतलब है, लास्ट पॉइंट जो हमने अभी 13 आर्टिकल का बात किया में कहा गया कि आर्टिकल 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता, और 368 में लिखा गया है संविधान का संशोधन कैसे हो सकता है। आर्टिकल 13(4) लिखता है कि 368 में जो संविधान की प्रक्रिया दी गई है वो 13 आर्टिकल पे लागू नहीं। ठीक है, 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है वो 13 पर लागू नहीं है, मतलब 13 आर्टिकल इसको संविधान संशोधन को प्रतिबंध नहीं लगा सकता, यानी मौलिक अधिकार का संशोधन किया जा सकता है, इसका अर्थ यह है। तो संशोधनीय का विवाद इसमें पॉइंट 1, अब पॉइंट देकर लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने, पहला पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय ने गोपालन मामला में इस बात को माना, गोपालन मामला में इस बात को माना कि, गोपालन मामला में इस बात को माना कि, पॉइंट नंबर 1, इस बात को माना कि संविधान का संशोधन करने में संसद पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संविधान का संशोधन करने में संसद पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संशोधन करने में संसद पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसी पॉइंट को कंटिन्यू कीजिए। शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार का संशोधन किया जाना, संभव है। पॉइंट नंबर 2, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसका ईयर जरूर लिख लीजिएगा, बाकी का लिखे ना लिखे। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 13 में लिखे विधि शब्द की, अनुच्छेद 13 में लिखे विधि शब्द की गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में
1967 मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 13 में लिखे विधि शब्द की अनुच्छेद 13 में लिखे विधि शब्द की व्यापक व्याख्या करते हुए संविधान संशोधन को भी विधि बता दिया। संविधान संशोधन को भी विधि बता दिया। पैराग्राफ चेंज कीजिए। एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने, एससी ने इस मामले में यह कहा कि मौलिक अधिकार का एससी ने इस मामले में यह कहा कि मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता। मौलिक अधिकार का संशोधन नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए। देखिए, संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया। संसद ने 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित किया। इसमें नंबर ए गोलखनाथ निर्णय को, नंबर ए, गोलखनाथ निर्णय को पलटने का प्रयास किया। गोलखनाथ निर्णय को पलटने का प्रयास किया। नंबर बी, इसके द्वारा आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया। नंबर बी, इसके द्वारा आर्टिकल 13(4) जोड़ा गया। इसके द्वारा आर्टिकल 13(4) 13 ब्रैकेट में 4 जोड़ा गया। नंबर सी, इस संशोधन द्वारा यह स्थापित किया गया कि संविधान का संशोधन करके मौलिक अधिकार छीना जा सकता है।
संविधान का संशोधन करके मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। अब जो प्रश्न है जसकरण का कि सर बोर्ड पे लिखिए, तो सारी बातें तो बोर्ड पे लिख दिया है, जो नहीं लिख पा रहा है उसके लिए सारी बातें बोर्ड पर लिखा हुआ है। ऐसा तो नहीं बोर्ड पे मैंने नहीं लिखा है, ये तो इसको भाषा देने के लिए मैंने एक राइटिंग आपको दिया। भाषा देने के लिए आपको ये राइटिंग दिया, लिखना तो आपको पड़ेगा ही, परीक्षा आप देंगे तो लिखना तो आपको पड़ेगा ही। बोर्ड पे लिखा है, जिसको इतने से करना है वो कर लें, ये सारा बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसको लिख लीजिए। ये तो मैं थोड़ा इसको भाषा दे रहा हूं ताकि आप लोग नोट्स बनाकर रखेंगे, उसको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए भाषा दे रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट का लास्ट लाइन, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखाया है गोपालन वाला, है ना। तो इसमें सज्जन सिंह शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है। अपने भाषा में लिख लीजिए अगर कुछ छूट जाता है तो। ठीक है, बाकी जो छूट रहा आप वीडियो देख करके इसको क्लियर कर लें, जो छूटता है वीडियो में कर लें। अब नेक्स्ट आप पॉइंट डालिए, केशवानंद भारती मामला पॉइंट डालिए, इसको लिखिए, एक एक करके लिखिए। पॉइंट नंबर 1, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, हेडिंग डाल दीजिए। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिए, केशवानंद भारती मामले में केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने, पॉइंट नंबर 1 हम लोग लिख रहे हैं, केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को वैध, वैध या मान्य, वैध, वैध मतलब कानूनी, वैध या मान्य बताया। और कहा, और कहा, और कहा केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 को वैध या मान्य बताया और कहा, और कहा अनुच्छेद 13 की व्याख्या के मामले में, अनुच्छेद 13 की व्याख्या के मामले में अनुच्छेद 13 की व्याख्या के मामले में संसद का, अनुच्छेद 13 की व्याख्या के मामले में संसद का किया गया संशोधन संवैधानिक है, संवैधानिक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, न्यायपालिका ने, न्यायपालिका ने न्यायपालिका ने
गोलकनाथ निर्णय को पलटते हुए, गोलकनाथ निर्णय को पलटते हुए यह कहा कि गोलकनाथ निर्णय को पलटते हुए यह कहा कि अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द का प्रयोग है, अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द का प्रयोग है वह संकीर्ण है, वह संकीर्ण है। अनुच्छेद 13 में जो विधि शब्द का प्रयोग है वह संकीर्ण है। इसमें संविधान संशोधन नहीं आता। तीसरा पॉइंट जैसे लिखा है वैसे लिख लीजिए, संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। तीसरा पॉइंट वैसे लिख लीजिए जैसे लिखा हुआ है, संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। चौथा पॉइंट इसको मैं लिखाता हूं, इसको लिखिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मूल ढांचा सिद्धांत प्रस्तुत किया। मूल ढांचा सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार संविधान में कुछ मौलिक बातें हैं। इसके अनुसार संविधान में कुछ मौलिक बातें हैं जिसे बदलना संविधान के मूल भाव को बदलना है। संविधान में कुछ मौलिक बातें हैं जिसे बदलना संविधान के मूल भाव को बदलना है। और संविधान के मूल भाव को बदलना भारतीयता को बदलना है। संविधान के मूल भाव को बदलना भारतीयता को बदलना है। अतः संसद संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं कर सकती। अंजलि 13(2) भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अतः संसद संविधान के मूल ढांचे का संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचे के अलावा, इसको आगे बढ़ाइए इस पॉइंट को, मूल ढांचे के अलावा
मूल ढांचे के अलावा संविधान के किसी भी भाग का संशोधन किया जाना संभव है। संविधान के किसी भी भाग का संशोधन किया जाना संभव है। संविधान के किसी भी भाग का संशोधन किया जाना संभव है। ठीक है, अब निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष क्या निकलता है? अब निष्कर्ष लिखा रहा हूं, निष्कर्ष लिखिए। ये निष्कर्ष है। ये पॉइंट जिसने नहीं लिखा है वो लिख ले। निष्कर्ष यह है, साधारण विधि बनाकर मौलिक अधिकार छीना नहीं जा सकता। साधारण विधि बनाकर मौलिक अधिकार छीना नहीं जा सकता। पहला पॉइंट। जो नहीं लिखे उनके लिए कह रहा हूं, तो लिखें, कोई बात नहीं। संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार छीना जा सकता है। तीसरा, परंतु यदि मौलिक अधिकार में कुछ मूल ढांचा उपलब्ध है तो उसका संशोधन नहीं हो सकता। परंतु यदि मौलिक अधिकार में कुछ मूल ढांचा उपलब्ध है तो उसका संशोधन नहीं हो सकता, जैसे आर्टिकल 32। ये कंक्लूजन। हमने टॉपिक क्या पढ़ा? अभी हमने क्या टॉपिक पढ़ा? हमने पढ़ा मौलिक अधिकार की संशोधनीयता। क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है? तो उसके बारे में आर्टिकल 13 बताता है, साधारण विधि बनाकर मौलिक अधिकार नहीं बदला जा सकता, छीना नहीं जा सकता। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, 24वां संशोधन है। ये कुल मिलाकर हमें एक निष्कर्ष देता है कि मौलिक अधिकार, संविधान में परिवर्तन करके मौलिक अधिकार का संशोधन हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो मूल बातें हैं, तो मूल ढांचा है, तो मर्म है संविधान का, उसका संशोधन नहीं हो सकता। तो यदि मौलिक अधिकार में भी ऐसा कुछ है तो उसका संशोधन हम नहीं कर सकते। ये क्या मूल अधिकार, क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है? हाँ, संशोधनीय है, लेकिन मूल ढांचा संशोधनीय नहीं है। अब मैं आपको जब संशोधन पढ़ाऊंगा, संविधान का संशोधन, तो आपको फिर मैं बताऊंगा कैसे केशवानंद भारती के बाद 76 में एक संशोधन हुआ, 1976 में 42वां संशोधन हुआ। उससे अनुच्छेद 368 में 4 और 5 भाग जोड़े गए और उससे न्यायपालिका की शक्तियां सीमित की गईं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्क मामले में अपना जजमेंट दिया और संविधान की संशोधनीयता और मूल ढांचा सिद्धांत को और विस्तृत रूप में बताया। ये सब बातें हम लोग संविधान का संशोधन जब पढ़ेंगे तो उसके आगे की बातें हम पढ़ेंगे। ठीक है, मूल ढांचा का संशोधन नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार का संशोधन कर सकते। मूल ढांचा जैसे कि पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, परिसंघवाद, संसदीय प्रणाली, प्रजातंत्र इत्यादि। ठीक है, तो ये हमने ये टॉपिक पढ़ा, क्या मौलिक अधिकार संशोधनीय है, ये टॉपिक था। इसमें हमने संशोधनीयता का विवाद भी पढ़ा इस टॉपिक को पढ़ते हुए। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार की व्याख्या। अब हम एक एक करके
एक एक करके मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, एक एक करके। तो सबसे पहला जो मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं, सबसे पहला जो मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं समता का अधिकार। समता का अधिकार। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? इसकी व्याख्या हमें पढ़नी है। ये याद कीजिए, आप ये ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको जब मौलिक अधिकार का वर्गीकरण किया था, ये वर्गीकरण किया था मौलिक अधिकार का, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बताया था? समता का अधिकार पढ़ाया था, समता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इन मौलिक अधिकारों को एक एक करके हम पढ़ते चले जाएंगे। अब सर जो बोर्ड पर लिख रहे हैं उसके अलावा जो बोल रहे हैं वो भी लिखना है। अगर दोनों आप लिख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ और मेरा बोला हुआ, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन उतना लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं उसको शॉर्ट में उसकी बातें लिख लीजिए, और जो बोर्ड पर लिखता हूं उसको तो जरूर लिखिए। बाकी और जो प्रश्न हो गए अभी आप पूछिएगा, मैं बताऊंगा। हम आते हैं समता के, समता का अधिकार हम पढ़ते हैं। समता का अधिकार आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ये अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, इतने आर्टिकल्स में समता का अधिकार लिखा। ठीक है, पहले पढ़ते हैं 14, 14। पहले देखते हैं कि संविधान में आर्टिकल 14 के बारे में क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? थोड़ा सा ये पीडीएफ कंटेंट लेना पड़ता है आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। इसको पढ़िए। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य, दो बातें हैं आर्टिकल 14 में। अनुच्छेद 14 अगर हम पढ़ें, 14 आर्टिकल पढ़ें, आर्टिकल 14 में दो बातें हैं, अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं। पहला क्या है? यहां पर पहला क्या देखा हमने? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। पहला है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण या विधि द्वारा समान संरक्षण। दो बातें हैं। विधि के समक्ष समता का अर्थ क्या है? तो विधि के समक्ष समता का अर्थ यह है कि विधि की नजर में सब समान है। विधि की नजर में सब समान है।
राजा हो या रंक, प्रधानमंत्री हो या साधारण व्यक्ति, राजा हो या रंक, प्रधानमंत्री हो या साधारण व्यक्ति, सब समान है विधि की नजर में। इसका अर्थ है यानी विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। वो ये नहीं देखती कि जो व्यक्ति है वो किसी ऊंचे पद पर बैठा हुआ, कलेक्टर के रूप में बैठा हुआ है, तो उसने अगर कोई हत्या कर दी है कलेक्टर ने, तो उसको उम्र कैद नहीं हो सकती, फांसी नहीं दी जा सकती। तो विधि कहता है विधि के नजर में सब लोग समान है, कलेक्टर हो, साधारण जनता हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब लोग समान है। और विधियों का समान संरक्षण का मतलब है समान परिस्थिति में समान बर्ताव। इसका अर्थ है समान परिस्थिति में समान बर्ताव। विधि को समान रूप से सभी परिस्थिति में लागू करना संभव नहीं है। जैसे मैं आपको इसको समझाने के लिए उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति है वो डकैती करने किसी के घर जाता है, डकैती करने जाता है, और डकैती करने के क्रम में जिसके घर में वो डकैती करने गया है, सिमरन लिखती है क्या कोई भी व्यक्ति संविधान संशोधन, संसद का काम है संविधान का संशोधन करना। अभी पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ना बाकी है, अभी सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, साधारण भाषा में बोल रहा हूं, सब पढ़ाऊंगा। तो एक व्यक्ति में साधारण भाषा में पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट हो जाए, फिर तो तथ्य तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। तो एक व्यक्ति किसी के डकैती करने जाता है, और डकैती करने जाता है और किसी की हत्या कर देता है डकैती करने के क्रम। और एक दूसरा व्यक्ति है जो जिसके घर में डकैती हो रही है, वो अपनी रक्षा में किसी डकैत को मार देता है। एक ने हत्या किया डकैती करने के लिए, एक ने हत्या किया अपनी रक्षा के लिए। तो जिसने अपनी रक्षा के लिए डकैती किया उसको सजा कम होगी, जिसने डकैती करने के लिए हत्या किया उसको सजा ज्यादा होगी। यहां पर कानून भेदभाव कर रहा है। कैसे कर रहा है? परिस्थिति के अनुरूप कर रहा है। तो विधि की नजर में समान तो हैं, लेकिन विधि का समान संरक्षण है, यानी समान परिस्थिति में समान बर्ताव है। विधि किसी का संरक्षण कर रही है तो उसमें समता का सिद्धांत लागू कर रही है। तो विधि की नजर में सब समान है, विधि समान परिस्थिति में समान बर्ताव हो, यह आर्टिकल 14 चाहता है। अभी तो टाइम ही अप होने वाला है, लेकिन इसमेमें कुछ अपवाद होते हैं। जैसे आर्टिकल 14 में अपवाद है राष्ट्रपति और राज्यपाल। अनुच्छेद 361 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि अगर राष्ट्रपति पर कोई भी मुकदमा, आपराधिक मामला राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए नहीं चलाया जा सकता। चलिए कल पढ़ते हैं, कल इसको कंटिन्यू करूंगा आर्टिकल 14। अब बताइए, क्वेश्चन पूछिए। अभी मैं प्रश्न बनाऊंगा। मौलिक अधिकार का एक प्रश्न तो हमने बनाया, अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, कल प्रश्न 2-3 लिखवा दूंगा। पुलिस इनकाउंटर करता है तो उसके ऊपर केस हो जाता, होता ही है। अगर इनकाउंटर गलत करेगा तो केस होगा ही। विधि फॉलो करना है पुलिस को भी। सेल्फ डिफेंस में सजा कम मिलती है, नहीं मिलती ऐसा नहीं है। हाँ, जान बचाने के लिए हत्या तो करते ही लोग।
तो आर्टिकल 14 लगभग पढ़ाया है, इसमें बस एक्सेप्शन पढ़ाना है। खान सर अच्छे हैं बहुत, थैंक यू वेरी मच। मौलिक अधिकार का डेफिनेशन नहीं पूछेगी यूपीएससी, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती। विधि और वैधानिक में अंतर, मतलब विधि कानून है और जो उसका जो प्रोसेस उसको वैधानिक कहते हैं। कोशिश करता हूं जितनी जल्दी हो सके टॉपिक फिनिश करने की, ठीक है। मुझे लगता है कि प्रश्न मैंने आपके उत्तर दे दिए। कल हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। कल मिलते हैं। जो मैंने लिखवाया है अभी जो टॉपिक, वो मेंस का प्रश्न है। चलिए कल मिलेंगे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। कल थोड़ा सा मौलिक अधिकार को जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा बातें हम लोग पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।